प्यारे बच्चों, कक्षा 7 गणित के सत्र में आपका स्वागत है। आपको पता है कि हम मिशन कोशिश वर्कशीट नंबर 6 को हल कर रहे हैं। इसमें जो कार्य है वो हम कर रहे हैं। कुछ कार्य हमने कल कर लिया था। हमने कल क्या क्या किया था? गुणनखंड और अपवर्तक हमने किया था, गुणनखंड अथवा अपवर्तक। उसके बाद हमने ये सारणी भी बनाई थी, सार्व गुणनखंड हमने किया था। ठीक है ना। हमने कुछ प्रश्न भी आपको सार्व गुणनखंड के दिए थे, आपने कर लिए होंगे। उसके बाद सहभाज्य संख्याएं, इसके बारे में हमने जाना था। सहभाज्य कौन सी होती है? जिनका सार्व गुणनखंड केवल एक होता है, वो सहभाज्य संख्याएं होती हैं। इसके बाद गुणज और अपवर्ती हमने पढ़ा था, उससे संबंधित हमने प्रश्न भी किए थे, सारणी बनाई थी, ये प्रश्न किया था हमने। इसके बाद आज हमने पढ़ना है महत्तम समापवर्तक। और क्या पढ़ना है हमने? पार्ट नंबर 2 में, पार्ट नंबर 1 हमने किया था कल। हमने कुछ संख्याओं के मासा ज्ञात करने हैं, कुछ प्रश्नों को हल करना है। उसके बाद हमने लघुत्तम समापवर्ती भी पढ़ना है। लघुत्तम समापवर्ती से संबंधित कुछ प्रश्न हल करने हैं। बस इतना काम हमारा आज है। ठीक है, ओके। तो चलते हैं हम अपने आज के, जो हमने आज का काम करना है उसको हम करते हैं आज। आज हमने करना है महत्तम समापवर्तक। ये मिशन कोशिश की 6वीं वर्कशीट है। इसका पार्ट 2 आज हम करेंगे। दूसरा पार्ट हमने इसका बनाया है। पहला पार्ट हमने कल किया था। हमने 2-3 पार्ट में इसको करना है, तो दूसरा पार्ट हमने कर लिया है आज। दूसरा पार्ट है महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक होता क्या है? कल हमने अपवर्तक पढ़े थे। अपवर्तक या गुणनखंड एक ही बात है। समापवर्तक से आप क्या समझते हैं? सम अपवर्तक, सम अपवर्तक, इसको हम सम अपवर्तक भी कह सकते हैं। ठीक है ना। या सार्व गुणनखंड भी कह सकते हैं। सार्व गुणनखंड जो हमने कल किए थे, सार्व गुणनखंड। जो समापवर्तक है, महत्तम तो अलग है, जो समापवर्तक है उसको सम अपवर्तक भी कहते हैं, और यह सार्व गुणनखंड भी कहते हैं, क्योंकि हमने कल सार्व गुणनखंड किए थे, वही सम अपवर्तक होता है। महत्तम मतलब होता है बड़ा। महत्तम मतलब बड़ा। महत्तम मतलब बड़ा। समापवर्तक मतलब सार्व गुणनखंड। बड़ा सार्व गुणनखंड, जो सबसे बड़ा सार्व गुणनखंड है, वही आपका महत्तम समापवर्तक है। इसको मासा भी कह देते हैं शॉर्ट में, मासा या एचसीएफ। एचसीएफ क्यों कहा? क्योंकि इंग्लिश में महत्तम समापवर्तक होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। महत्तम समापवर्तक को हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी कहते हैं। कल हमने कॉमन फैक्टर पढ़ लिया था, तो आज हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है, वही हमारा एचसीएफ या मासा या महत्तम समापवर्तक होता है। इतनी बात आपने समझनी है। बस इतना यदि आप समझ गए तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। जैसे हमने 16 और 18 का मासा ज्ञात करना है। 16 के गुणनखंड कैसे ज्ञात करेंगे? 16 होता है 1 गुना 16, 1 से जाता है। फिर 16 2 से भी कटता है 8 बार। फिर 16 4 से कटता है 4 बार। तो इसके गुणनखंड हो गए 1 2 4 8 16। इसके गुणनखंड क्या हो गए? 1 2 4 8 16। इसी प्रकार 18 किस किस पाड़े से कटता है? 1 से कटता है, 1 से सभी कटते हैं। 2 से कटता है 2 9 18, 3 से कटता है 3 6 18,
फिर 6 से कटता है 6 3 18, ठीक है ना भाई। 6 दोबारा आ गया है, तो इसके गुणनखंड हो गए 1 2 3 6 9 18, 1 2 3 6 9 18, ठीक है ना। ये इसके गुणनखंड आपने देख लिए हैं, आपके सामने हैं सारे गुणनखंड। 16 के गुणनखंड ये हैं और 18 के गुणनखंड ये हैं। अब इन 16 व 18 के गुणनखंडों में कुछ सार्व गुणनखंड होंगे, जैसे कि 1 है, ठीक है ना। ऐसे 2 भी है, ठीक है। कौन कौन से हैं? एक है और एक 2 है, 1 और 2, ठीक है ना। ये ऐसे हैं जो दोनों में है, उभयनिष्ठ हैं, दोनों में कॉमन है। तो सबसे इनमें जो बड़ा है वो 2 है। जो सार्व गुणनखंड है उनमें 1 और 2 हैं, बड़ा है 2 है, तो सबसे बड़ा सार्व गुणनखंड हो गया 2। अतः महत्तम समापवर्तक यानी कि मासा या कह सकते हैं एचसीएफ हो गया आपका 2। बस इस प्रकार से ये ज्ञात हो सकता है। ये तो है आपकी अपवर्तक निकालने वाली विधि। एक विधि और होती है अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि से मासा कैसे ज्ञात किया जा सकता है? ये 16 18 हमने लिए। देखिए, अब अभाज्य गुणनखंड करने आपको आना चाहिए। अभाज्य संख्याएं जो होती हैं, जैसे हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं, सबसे पहले 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर इसके बाद होता है 17। इस प्रकार से जो किसी भी संख्या से नहीं कटती हैं, जो किसी भी अन्य संख्या से नहीं कटती हैं, उन वो डिवाइड नहीं होती हैं, भाग उनमें नहीं जाता है, वो होती हैं अभाज्य संख्याएं। जैसे 2 भी 2 से ही कटती है और किससे नहीं कटती? 3 भी ऐसी ही है, 5 भी ऐसी है, 7 भी ऐसी है, 11 भी ऐसी है, 13 भी ऐसी है, 17 भी ऐसी है, 19 भी ऐसी है और 23 भी ऐसी है। इस प्रकार से आगे भी होती रहेंगी, ठीक है ना। तो अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड का मतलब है जिस संख्या का आपने अभाज्य गुणनखंड करने हैं उसे हम सबसे पहले 2 से भाग करेंगे, क्योंकि 2 एक अभाज्य संख्या है। 2 से नहीं जाएगा तो 3 से करेंगे, 3 से भी जाना बंद हो जाएगा तो फिर 5 से करेंगे, भाग करते जाएंगे इस प्रकार से जब तक कि वो पूरा पूरा न कट जाए, ठीक है। जैसे 16 है, 16 को हमने 2 से भाग किया, कितनी बार गया? 8 बार। 2 8 16। फिर 2 से 8 भी कट सकता है, 2 से 8 को भाग किया, कितनी बार गया? 4 बार। फिर 2 से 4 भी कट सकता है, 2 से 4 को भाग किया, कितनी बार गया? 2 बार। फिर 2 से 2 भी कट सकता है, 2 से 2 को भाग किया, कितनी बार गया? 1 बार। आ गया 1। अब 1 आ गया तो इसके अभाज्य गुणनखंड पूरे हो गए। 16 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 2 2 2। ऐसे ही अब 18 के, अब 18 के होंगे। देखिए 2 से क्या 18 कटता है? 2 के पाड़े में 18 आ जाता है, बिल्कुल आ जाता है। 2 9 18, 9 बार कट गया। अब आया हमारा 9। 9 क्या 2 के पाड़े में आता है? 2 के पाड़े में 9 नहीं आता है, तो फिर क्या 3 के पाड़े में आता होगा? 3 के पाड़े में आता है, 3 तिया 9, 3 तिया 9, ठीक है ना। और फिर 3 से एक बार ये फिर कट जाएगा, इसमें भी 1 आ गया। तो 18 के गुणनखंड हो गए 2 गुणा 3 गुणा 3। अब देखिए, अब यह मासा वो जो होगा जो कॉमन होगा। देखिए यहाँ 2 है, केवल 2 ही है जो कॉमन है, बाकी तो यहाँ 3 है। देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 2 2 है, ये बिल्कुल भी कॉमन नहीं है, एक जैसे नहीं है। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, इसलिए 2 इसका हो गया मासा। देखिए पहले भी हमने अपवर्तकवादी वाली विधि से निकाला था, वहाँ भी 2 ही मासा आया था, ठीक है ना। देखिए 2 आया था यहाँ पर, और यहाँ भी 2 ही आया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ प्रश्न है हमारे पास। देखिए ये इन संख्याओं का मासा ज्ञात करना है। 28 और 20 का, 12 18 और 30 का, 10 20 और 35 का, 12 45 और 75 इनका मासा ज्ञात करना। जैसे पहले हमने 28 और 20 का ज्ञात करना है। हमने 28 के गुणनखंड किए, 2 से भाग किया, 28 को कटा 14 बार, कि 2 से 28 कट जाता है भाई, क्योंकि एक सम संख्या है। सम संख्या, अब आप ये मत समझिए कि 2 का पाड़ा तो 20 ही तक हो गया, 2 धाम 20, 2 दशांक की 20, ठीक
ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे तो 2 का पहाड़ा आगे भी चलता रहेगा। 2 से हम 28 को सीधे सीधे भाग कर देते हैं। देखिए अगर हम रफ में भाग भी करें, 2 एकम 2 बचा 8, 2 चौक 8, 14 आ गया। या एक और तरीका है कि 2 से हम जब किसी भी संख्या को भाग करते हैं तो वो उसका आधा हो जाता है। 28 का आधा होता है 14। अब देखिए 2 से और 14 को भाग क्या हो गया, 7, आधा हो गया। अब 7 तो कटता नहीं है 2 से, तो सीधे 7 से गया, 7 एकम 7। आपके 28 के गुणनखंड आ गए 2 गुणा 2 गुणा 7। ऐसे ही यहाँ 20 के गुणनखंड हुए। 2 से 20 को काटेंगे, 20 का आधा हो जाएगा 10। 2 से 10 को भाग करेंगे तो आ जाएगा 5, और 5 से 5 को भाग करेंगे आ जाएगा 1। हमारे पास जो 28 के गुणनखंड आ गए वो आ गए 2 गुणा 2 गुणा 7, ये अभाज्य गुणनखंड हो गए। 20 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 5। ये सब अभाज्य संख्याएं हैं। देखिए यहाँ पर अगर इनमें एक भी भाज्य आती है इसके गुणनखंडों में, इसका मतलब आपने क्या किया है, कहीं गलती कर दी है। इनमें अभाज्य ही संख्याएं आनी चाहिए। तो 28 और 20 का जो मासा है वो क्या होगा, यहाँ देखिए क्या क्या है इसमें, ये 2 और ये 2, दोनों 2 कॉमन है, यानी 2 बार कॉमन है। 2 गुणा 2, 2 बार कॉमन है। देखिए यहाँ भी 2 बार 2 है और यहाँ भी 2 बार 2 है, तो 2 गुणा 2 आपका कॉमन हो गया, यानी 2 गुणा 2 मतलब 4। आपका जो मासा है वो कितना है, 4 है। ठीक है ना। इसी प्रकार से 12, 18 और 30 इस तीनों को देखना पड़ेगा। इसमें 12 का कीजिए, 18 का की, 12 का हमने पीछे भी किया होगा कहीं, ऐसे 18 के बने पीछे का किया है। ऐसे 30 के देखिए, 30 में कितने का भाग जाएगा। सबसे पहले 2 का चेक करते हैं, क्योंकि एक सम संख्या है, 2 से भाग जरूर जाएगा। 2 से 30 को भाग करते हैं रफ में, 2 एकम 2 बचा 1, ऊपर से 0 उतरा, 2 पंजे 10, 15 बार कट रहा है। तो यहाँ लिख दीजिए 2 का डिवाइड करके 15। अब 15 देखिए 2 के पाड़े में कहीं भी 15 नहीं आता है। 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16 हो जाता है, 15 बीच में रह जाता है। तो हम 2 से इसमें भाग नहीं जाएगा, इसका मतलब आप 3 से ट्राई करते हैं। 3 के पाड़े में 15 आता है, 3 पंजे 15, और इसके बाद 3 के पाड़े में 5 नहीं, सीधे 5 के पाड़े में 5 आएगा। हमारा हो जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 गुणा 3 गुणा 5। अब ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों में है, 12 के गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड, 18 के अभाज्य गुणनखंड और 30 के अभाज्य गुणनखंड में। देखिए यहाँ 2 है, तो एक तो हो गया 2। अब एक हो गया 3, देखिए 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है ना। तो एक हो गया 3, 2 गुणा 3, 2 गुणा 3 कितना होता है, 6, यानी मासा क्या हो गया, 6 हो गया। ठीक है। अब ऐसे ही 10, 20 और 35 का मासा आप ज्ञात करेंगे। इसी प्रकार से ऐसे ही 12, 45 और 75 का मासा ज्ञात करेंगे। इसी प्रकार से 12 के गुणनखंड अभी हमने पीछे किए हैं, 45 के करेंगे। देखिए 45 कैसी संख्या है, एक विषम संख्या है, तो 2 से तो उसमें भाग जाएगा नहीं। 2 के बाद हम क्या ट्राई करते हैं, 3 का भाग करके देख लीजिए। 3 एकम 3, 4 में से 3 घटाए बचे 1, ऊपर से उतरा 5, 3 पंजे 15, हमारा आ गया 15। 3 से हमने 45 को भाग किया तो आ गया 15। अब 3 से क्या हम और भाग कर सकते हैं, बिल्कुल 3 से 15 भी कटता है, 3 पंजे 15। अब देखिए अब 3 से नहीं कटेगा, अब सीधे हो जाएगा 5, 5 एकम 5। आपके जो 45 के गुणनखंड आ गए वो आ गए 3 गुणा 3 गुणा 5। ऐसे ही 12 के हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 3। ऐसे 75 के होंगे, इसमें भी 3 से जाएगा, 25 बार कटेगा, फिर 5 से, 5 पंजे 25, फिर 5 से, तो ये आ जाएगा आपका 3 गुणा 5
गुणा 5। ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या क्या कॉमन है। यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है। तीनों में 3 है तो 3 ही कॉमन है, बाकी और उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है ना। यहाँ पर 3 ही इसका मासा आएगा। आप इसको कर लीजिए। अच्छा चलो ठीक है, मासा तो हो गया। अब हमने पढ़ना है लघुत्तम समापवर्तीय। लघुत्तम समापवर्तीय, इससे पहले हमने अपवर्तीय पढ़ा है। अपवर्तीय गुणज, गुणज हमने पढ़ा है और गुणज को ही हम बोलते हैं अपवर्तीय। ठीक है। समापवर्तीय मतलब सार्वगुणज। समापवर्तीय मतलब सार्वगुणज, ये हमने कल पढ़ा था सार्वगुणज। अब यह समापवर्तीय। समापवर्तीय का मतलब सार्वगुणज। लघुत्तम का मतलब छोटा, सबसे छोटा, सबसे छोटा यानी सबसे कम, सबसे छोटा सार्वगुणज, सबसे छोटा सार्वगुणज। तो जो सबसे सार्वगुणज में जो सबसे छोटा होता है, एक तो होते हैं गुणज यानी अपवर्तीय, फिर सार्वगुणज यानी समापवर्तीय, वो निकालेंगे। उनमें जो सबसे छोटा यानी सबसे पहले नंबर का जो होगा वही लघुत्तम होगा। ठीक है ना। अब देखिए, 2 या 2 से अधिक दी हुई संख्याओं को लघुत्तम समापवर्तीय, लघुत्तम समापवर्तीय को हम एलसीएम भी बोलते हैं। एलसीएम, एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लघुत्तम समापवर्तीय को इंग्लिश में बोलते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है ना। अब एक एग्जांपल देख लीजिए कि 2 और 3 का लासा ज्ञात कीजिए। 2 और 3 का लासा क्या करेंगे, 2 की अपवर्तीय यानी कि गुणज लिखेंगे, 2 के गुणज लिखेंगे। गुणज क्या होते हैं, जैसे पहाड़ा हो गया 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंजे 10, 2 छक्का 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नौ 18, इस प्रकार से। अब 3 के क्या हो गए, 3 ऐसे ही 3 का पढ़ा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छक्का 18, 3 सत्ते 21, ऐसे लिख सकते हैं। अब 2 और 3 के समान जो अपवर्तीय हैं, सम अपवर्तीय यानी सार्वगुणज कौन कौन से हैं। सम अपवर्तीय मतलब सार्वगुणज। सम यानी बराबर अपवर्तीय, मतलब जो दोनों में समान अपवर्तीय हैं, या हम कह सकते हैं सार्वगुणज। देखिए समान है, सबसे पहले तो है 6, उसके बाद है 12, उसके बाद आएगा 18, 6 12 18। तो इसमें सबसे छोटा जो है वो सबसे पहला है, वो 6 है। सबसे छोटा सम अपवर्तीय या सार्वगुणज आपका 6 है। अतः 2 और 3 का लघुत्तम समापवर्तीय, लघुत्तम मतलब छोटे से होता है, लघुत्तम समापवर्तीय आपका 6 हो गया। बस इस प्रकार से इसको करना है। अब निम्नलिखित संख्याओं के लसा ज्ञात करने हैं कि 12 15, 10 30, 24, इनका करना है आपने। सबके अपवर्तीय लिख करके आप जैसे 12 के अपवर्तीय लिखेंगे, 12 कम 12, 12 दूना 24, 12 तीन 36, 12 से 48, 12 पंजे 60, 12 छक्का 72, 12 से 84, 12 अट्ठे 96। ये एक प्रकार से गुणज है। 15 के गुणज लिखेंगे ऐसे ही। गुणज और अपर, ध्यान रखिए गुणज और अपवर्तीय एक ही बात है, इसमें बिल्कुल भी कन्फ्यूज मत होइए। तो सार्वगुणज कौन कौन से हैं यहाँ पर, या सम अपवर्तीय कौन से हैं। देखिए यहाँ पर मिल रहे हैं 12 24 ये 60। देखिए एक तो हो गया 60। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये देखिए फिर आ गया 120। ठीक है ना। 60 और बाकी और कोई भी नहीं मिल रहे हैं, पहले 60 मिला फिर 120 मिला। इसमें जो छोटा है वो है 60, अतः लघुत्तम समापवर्तीय हो गया 60। वेरी सिंपल। ऐसे 10 और 30 का करेंगे। 10 के सार्वगुणज, 10 के आपके गुणज लिखेंगे, अपवर्तीय लिखेंगे, 30 के लिखेंगे, फिर सार्वगुणज लिखेंगे। ठीक है ना, यानी सम अपवर्तीय लिखेंगे जो समान है, फिर उनमें जो सबसे छोटा होगा वो आपका लघुत्तम समापवर्तीय बन जाएगा। इसके बाद देखिए 24 और 90 का। अब यहाँ थोड़ी सी जटिलता आती जा रही है, क्योंकि 24 का पहाड़ा हमें लिखना है, फिर 90 का लिखना है। ठीक है ना।
फिर उनमें समान अपवर्ती ढूंढने हैं, हमने ढूंढ रखे हैं यहाँ पर 360 और 720 आए। तो लघुत्तम समावर्ती जो छोटा वाला होता है वो है 360। ठीक है, ऐसे 7, 14 और 28 का, यानी तीनों का निकालना था। 7 के अपवर्ती देखिए हमने 7 का पढ़ा लिखा, 14 के अपवर्ती हैं 14 का पढ़ा लिखा, 28 के अपवर्ती 28 का पढ़ा लिखना पड़ा हमें। इसमें समान अपवर्ती कौन कौन से हैं? देखिए सबसे पहले है 28 जो सब में है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। ठीक है ना। इसके बाद 56 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। ठीक है ना। ठीक है, इसके बाद आएगा 112। ठीक है ना। अच्छा, इसमें जो छोटा है वो आपका कितना है? वो 28 है। अतः लघुत्तम समावर्ती क्या हो गया? वो आपका क्या हो गया? 28 हो गया। अच्छा, अब देखिए अभाज्य गुणनखंड द्वारा भी लघुत्तम समावर्ती किया जाता है, भाग विधि द्वारा भी ज्ञात किया जाता है। तो हम यहाँ पर ये एक विधि ले रहे हैं जो कि बहुत ही प्रचलित विधि है लघुत्तम समावर्ती करने की। ये है देखिए 16 और 18, इनका हमें लासा ज्ञात करना है। तो हम देखेंगे कि कौन सा ऐसा पाड़ा है जो 16 और 18 दोनों जिससे एक साथ विभाजित हो जाएं। तो हमें लगा कि ये 2 है, 2 से 16 कटता है 8 बार, 18 कटता है 9 बार। अब देखिए 2 शुरू हो गया हमारा, लेकिन 2 से 9 तो नहीं कटेगा, लेकिन 8 अभी कट रहा है। तो हम ऐसे ही किसको कंटिन्यू करके रखेंगे, 2 से 8 को काटेंगे। 2 चौक 8, 4 बार कटा, लेकिन 9 2 से नहीं कटा, 9 वैसे का वैसे ही आ गया। फिर हम 2 से 4 को काटेंगे, 2 दूना 4, 9 वैसा का वैसे ही आ गया, क्योंकि वो नहीं कट रहा है 2 से। अब उसके बाद 2 से फिर 2 कटेगा एक बार, फिर 9 वैसा का वैसे ही आ गया। अब जो 16 वाली जगह थी उस पर तो 1 आ गया है, लेकिन दूसरे 18 वाले स्थान पर अभी 9 बचा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे? 3 से करेंगे, 3 तिया 9, फिर 3 से करेंगे, 3 एकम 3। ये हमने कर दिया। अब जो लासा आया वो क्या आया? 2 3 2 2 2 2 गुणा 3 गुणा 3, ये आपका लासा आया। 4 बार 2 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और 2 बार 3 आपका आ गया। ये गुणा करके देखिए, 3 तिया 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36, 36 दूना 72, 72 दूना 144। ये आप गुणा करेंगे। इसके बाद देखिए अब हमारे पास कुछ प्रश्न हैं, इनके लासा ज्ञात करने हैं। जैसे 15 और 30 का, 12 14 और 16 का, 40 48 और 45 का। 15 और 30 का लासा ज्ञात करेंगे। 15 लिखा, 30 लिखा। अब ऐसा कौन सा पाड़ा है जिससे 15 भी कट जाए और 30 भी कट जाए? तो ऐसा है 5 का 5 तिया 15 और 5 छक्का 30। इसके बाद देखिए अब ये 3 और 6 हो गए। आपका क्या कोई ऐसा पाड़ा है कि जिससे 3 और 6 कट जाएँ? 3 है, 3 कम 3, 3 दूना 6। अब 2 से 2 काट लीजिए। आपके पास जो लासा है 5 गुणा 3 गुणा 2 हो जाएगा। 5 गुणा 3 गुणा 2 आप गुणा कर लीजिए। 5 तिया 15 दूना 30। बस इसी प्रकार है 12 14 और 16 का। ठीक है, अब देखिए 2 से इसको काटेंगे, क्योंकि 2 से सारे कट जाएंगे। ये 2 छक्का 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 6 7 8 आ गया हमारे पास। अब देखिए 2 से 6 भी कट जाता है, 8 भी कट जाता है, लेकिन 7 तो कटता नहीं है। तो 7 को ऐसे ही 2 से डिवाइड करेंगे। जब करेंगे 2 से 6 तो कटता आएगा 3 बार, 7 नहीं कट रहा तो 7 वैसा का वैसे ही नीचे आ जाएगा। 8 कट जाएगा 4 बार। अब देखिए अब केवल 4 रह गया जो 2 से कटता है। तो 2 से हम इसमें भाग देंगे, 4 कटेगा 2 बार, बाकी 3 नहीं कटेगा और 3 ऐसे कैसे ही आ गया, 2 भी ऐसा का ऐसे ही आ गया। ठीक है, अब 2 से फिर हमने इस 2 को काटा, ये 1 बार कट गया, लेकिन वो पहले वाली संख्या है 3 और 7, वो वैसी की वैसी है। अब देखिए 2 से तो अब भाग जाना बंद हो गया किसी में भी। अब करेंगे हम 3 से। 3 से 3 कटेगा, 7 तब भी ऐसा कैसे रह जाएगा, फिर 7 अलग से। अब इनका लासा क्या होगा? देखिए लास्ट में जब 1 1 1 आ जाए, अब आपकी प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। ठीक है ना। उसके बाद देखिए लासा क्या हो जाएगा, 2
गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। ठीक है ना, गुणा 3 गुणा 7। तो इस प्रकार से आप इसकी गुणा कर लेंगे। देखिए 7 या 21, 21 दूना 42, 42 दूना 84, 84 दूना 84 दूना होता है 168 और 168 दूना 2 अट्ठे 16 का 6, 2 छक्का 12 और 13 का 3, 2 एकम 2 और 1 3, यह आ गया 336। ठीक है, ये आपका लासा आ गया। ऐसे ही इसके बाद है 40, 48 और 45 का लासा, ये हमें याद करना है। तो देखिए कौन सा पाड़ा ऐसा है जो तीनों को काट दे, ऐसा कोई पाड़ा नहीं है। तो हम सीधे सीधे यहाँ 2 से भाग करेंगे शुरू में। ये हो जाएगा ये 20 बार, ये आपका 24 बार, पर ये 45 आपका नहीं कटेगा क्योंकि एक विषम संख्या है। फिर 2 से काटेंगे, ये 10 बार, ये 24 कटेगा 12 बार और 45। अब फिर 2 से जा सकता है, 2 पंजे 10, 2 छक्का 12, 45। अब देखिए, अब 2 से 6 कटेगा, 5 तो 2 तिया 6, 45। अभी देखिए, अब ये 2 से नहीं कटेगा, अब ये कटेगा 3 से कट रहे हैं ये और ये, 45 और 3, 3 से काट लीजिए, 5 बचा, 3 एकम 3 और 3 से 45 कटेगा, ये कटेगा 15 बार। 3 से और चेक कीजिए, 5 तो नहीं कट रहा है, 3 से 15 कट रहा है 5 बार। इसके बाद 5 से भाग कर दीजिए। तो आपका लासा क्या हो गया? ये हो गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 गुणा 5, है ना। तो 2 कितनी बार हो गया? 4 बार। 3 कितनी बार हो गया? 2 बार। और 5 हो गया 1 बार। बस इसकी आपने गुणा करनी है। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 तिया 48, 48 तिया 144 और 144 पंजे ये होगा। 5 की गुणा करेंगे उसमें, ये आपका लासा आ जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, आप यहाँ तक इस काम को कंप्लीट करेंगे। इसकी ये पार्ट 2 हमने इसको लिया है, पार्ट 2 हमने इसको नाम दिया है। इसको आप हल करेंगे, उसके बाद हम आगे के वर्कशीट को पूरा करने का कार्य करेंगे कल। ठीक है ना। ओके एंड थैंक यू।